वेलकम यू ऑल इन दिस क्लास। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कैपेसिटर के बारे में। तो द मार्कर क्लास में आज हम लोग कैपेसिटर के बारे में पढ़ेंगे और हम लोग देखेंगे कि कैपेसिटर क्या होता है, उसका कैपेसिटेंस क्या होता है। कैपेसिटर को अगर आप ध्यान से समझें और सोचें तो ये ग्लास या बॉटल की तरह है। ये एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसको हम यूज करते हैं चार्ज को स्टोर करने के लिए। एकदम वैसे ही जैसे कि किसी बॉटल को हम यूज करते हैं पानी को स्टोर करने के लिए। अगर कोई बॉटल है तो उसका डायमेंशन क्या है, इसी से बात से हमें ये पता चल जाता है कि उसमें कितना पानी आएगा। उसी तरह से यहाँ पर जब हम कैपेसिटर की बात करते हैं तो कैपेसिटर का डायमेंशन क्या है, इस बात से ये पता चल जाता है कि उसकी कैपेसिटी क्या है चार्ज को स्टोर करने की। और ये बहुत सारी छोटी छोटी बातें हैं इससे रिलेटेड, इन सब चीज़ों को हम लोग देखेंगे। इसमें जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हम लोग देखेंगे उनका डेरिवेशन करेंगे और फॉर्मूले का यूज करके हम लोग बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कैपेसिटर के बारे में। तो कैपेसिटर है क्या? कैपेसिटर बेसिकली वैसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसका यूज हम करते हैं चार्ज को स्टोर करने के लिए। चार्ज को स्टोर करके क्या करेंगे? चार्ज को स्टोर करके हम बहुत सारा काम करते हैं। एग्जाम्पल के लिए जब आप कंप्यूटर यूज करते हैं तो कंप्यूटर का कीबोर्ड में हर एक की के नीचे कैपेसिटर होता है और उस कैपेसिटर की मदद से ही पूरा कीबोर्ड काम करता है। आप फैन में देखे होंगे कंडेंसर लगा होता है, कैपेसिटर का दूसरा नाम कंडेंसर भी है। वो कंडेंसर भी कैपेसिटर होता है जो चार्ज को स्टोर और उसके बाद फिर डिस्चार्ज होने के काम आता है। तो हम लोग सबसे पहले कैपेसिटर के कुछ बेसिक फंडामेंटल रूल समझ लेते हैं, ठीक है। तो देखिए कैपेसिटर जो होता है उसका एक कैपेसिटेंस होगा। सबसे पहले कैपेसिटर क्या है? ये एक डिवाइस है। कैपेसिटेंस क्या है? कैपेसिटेंस इसकी एबिलिटी है कि ये कितना चार्ज को स्टोर कर सकता है। चलिए हम लोग इसके बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जब पढ़ रहे थे कि पोटेंशियल क्या होता है, तो पोटेंशियल के बारे में हम लोगों ने देखा था कि मान लिया जाए ये कोई पॉइंट है O जहां पर हम चार्ज रखे हैं कैपिटल Q। अब इससे r डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है P, इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा? तो हम लोग देखते हैं इस पॉइंट का जो पोटेंशियल होगा वो होता था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r। अब अगर हम लोग इसी तरीके से एक बात समझें, यहां पर Q इज इक्वल टू 1 कूलम रख दें, ठीक है। तो अगर ये Q इज इक्वल टू 1 कूलम है और ये जो डिस्टेंस है ये 1 मीटर है, तो 1 मीटर को हम 1 मीटर ही रहने देंगे और चार्ज का वैल्यू बढ़ाते जाएंगे। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम लोग 9 × 10⁹ कहते हैं। ये 1 तो इसको सिंपली 1 कह देते हैं, 1 वोल्ट। अब अगर हम लोग यहीं पर Q2 कूलम ले लें तो हमारे पास डिस्टेंस वही रहना चाहिए, 1 मीटर। तो अगर ये 2 कूलम होगा तो इस जगह हम 2 रखेंगे, तो यहां पर क्या आएगा 9 × 10⁹ × 2 वोल्ट मींस 18 × 10⁹ वोल्ट। अगर 3 कूलम रखेंगे तो यहां पे क्या आएगा 27 × 10⁹ वोल्ट। तो कुल मिलाकर के आप एक बात समझ रहे होंगे क्या, वो ये कि इस पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो डिपेंड किस पे करता है? चार्ज पे। पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो डिपेंड किस पे करता है? चार्ज पे। कैसे डिपेंड करता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो फिर हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। हम लोग अगर इस रिजल्ट को समझ रहे हैं तो हम लोग ये समझने के लिए बिल्कुल मेंटली प्रिपेयर हैं कि Q इज प्रोपोर्शनल टू V। चार्ज जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल का। तो Q इज इक्वल टू क्या होगा? एक कांस्टेंट आएगा। जब भी हम इस प्रोपोर्शनलिटी सिंबल को रिप्लेस करते हैं, इक्वल साइन लगाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है। उस कांस्टेंट को हम लोग कैपेसिटेंस कहते हैं, ठीक है। तो कैपेसिटेंस इज इक्वल टू क्या होता है? Q/V। इस तरह से ये जो कैपेसिटेंस है इसका वैल्यू होता है Q/V। Q का ऐसा यूनिट क्या है? कूलम। V का क्या है? वोल्ट। V डिनोमिनेटर में, इसलिए पर वोल्ट। तो कूलम पर वोल्ट को ही हम लोग फैराड कहते हैं,
इसको हम लोग क्या कहते हैं, कूलम पर वोल्ट या फैराड। तो कूलम पर वोल्ट या फैराड ही ऐसा यूनिट होता है किसका, कैपेसिटेंस का। अब एक बात है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और समझने के लिए भी बहुत जरूरी है, वो क्या, वो ये कि आपको देखने में ऐसा लगेगा कि ये जो C है ये Q और V पे डिपेंड करता है। कहने का मतलब कि अगर हम कैपेसिटेंस निकालना चाहते हैं तो चार्ज का वैल्यू बढ़ाएंगे तो कैपेसिटेंस बढ़ेगा, पोटेंशियल का वैल्यू बढ़ाएंगे तो कैपेसिटेंस घटेगा। ऐसा कुछ नहीं है। आप जब यहां पर लिख रहे थे Q इज प्रोपोर्शनल टू V और जब प्रोपोर्शनैलिटी सिंबल हटा करके इक्वल साइन लगाए तो C का क्या, तो C है कांस्टेंट, यहाँ पे कांस्टेंट बोल करके हम लिखे हैं। तो अगर ये C का वैल्यू कांस्टेंट है तो वो बदल कैसे सकता है, इसलिए C डज नॉट डिपेंड ऑन Q एंड V। C जो है कैपेसिटेंस जो होता है कैपेसिटर का, वो कभी भी चार्ज या पोटेंशियल पे डिपेंड नहीं करता है। अगर आप चार्ज बढ़ा रहे हैं तो आप फर्स्ट लाइन में ही लिखें चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल। आप चार्ज का वैल्यू बढ़ा रहे हैं, पोटेंशियल का वैल्यू बढ़ता जाएगा, चार्ज का वैल्यू घटा रहे हैं, पोटेंशियल का वैल्यू घटता जाएगा। और दोनों के बढ़ने या दोनों के घटने का जो रेशियो है वो कांस्टेंट है और वो कांस्टेंट कैपेसिटेंस है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग ये समझ सकते हैं कि कैपेसिटेंस जो होता है वो कांस्टेंट क्वांटिटी होता है, बट फिर भी कुछ फैक्टर्स हैं जिस पे ये डिपेंड करता है, उसके बारे में हम बहुत गहराई से चर्चा करेंगे। ठीक है, तो यहां तक हम लोगों ने क्या देखा कि कैपेसिटेंस इज इक्वल टू चार्ज बाय पोटेंशियल। चलिए अब हम लोग कैपेसिटेंस निकालना पसंद करेंगे एक सिंगल आइसोलेटेड बॉडी का, जैसे कि एक स्फीयर का। तो लेट अस कंसीडर वन स्फीयर ऑफ रेडियस r। ठीक है, यहां पर ये पूरा का पूरा रेडियस r है। इस स्फीयर में हम क्या किया है, चार्ज रख दिए। ठीक है, अब चार्ज रख दिए हैं तो इसका कुछ पोटेंशियल भी होगा। मान लीजिए कि ये जो स्फीयर है इसमें अगर हम चार्ज रख दिए हैं तो इसका पोटेंशियल हम लोगों को निकालना है। तो इसका पोटेंशियल क्या होगा, देखिए, तो पोटेंशियल इज इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R, जहां पे ये जो टोटल चार्ज है क्या है, Q है। तो पूरे के पूरे सिस्टम का जो पोटेंशियल हम लोग देख रहे हैं वो क्या होगा, देखिए पोटेंशियल इज इक्वल टू यही फॉर्मूला होता है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रिमेन्स the 1/4 pi epsilon naught and potential is equal to 1/4 pi epsilon naught Q by R। इस तरह से अगर हम देखें तो कैपेसिटेंस कितना होगा, कैपेसिटेंस क्या होगा, इस स्फीयर का कैपेसिटेंस कितना होगा। हम देखिए इसको ऐसे कैसे लिख सकते हैं, ये भी आप समझ जाइए कि यहाँ पर जो चार्ज है वो टोटली इस पूरे के पूरे सिस्टम में फैला हुआ है, इसकी वजह से इस सिस्टम में एक पोटेंशियल भी होगा। अगर ये स्फीयर है तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक, मतलब कि सेंटर से लेकर के यहाँ तक का जो पोटेंशियल होता है वो कांस्टेंट होता है, वही कांस्टेंट पोटेंशियल इतना होगा। ठीक है, तो आप इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि जब भी हम कोई स्फीयर, कंडक्टिंग स्फीयर ले लें तो उसके सरफेस पे अगर चार्ज है तो सेंटर में इलेक्ट्रिक फील्ड 0, लेकिन पोटेंशियल यहां से लेकर के इसके पूरे अंदर, यहां से लेकर के यहां तक जो टोटल पोटेंशियल होगा वो कांस्टेंट होगा। तो कैपेसिटेंस क्या होता है, हम लोग अभी भी देखे थे, चार्ज बाय पोटेंशियल। चार्ज क्या है Q, पोटेंशियल क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R। तो कैपेसिटेंस इज इक्वल टू क्या होगा, इसको ऊपर ले जाएंगे और कैपेसिटेंस होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल बॉडी। एक बात आप लोगों को ध्यान देना चाहिए, वो क्या, वो ये कि जो कैपेसिटेंस होता है वो चार्ज पे और पोटेंशियल दोनों पे डिपेंड नहीं करता है। यहाँ पे कैपेसिटेंस आता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। क्या ये R पे डिपेंड करता है, बिल्कुल करता है। आप देखिएगा यहाँ पर हम लोग जब बोल रहे थे कि C इक्वल्स Q बाई V, तो यहाँ पर आप बोलिएगा कि आप तो सर बता रहे थे कि ये जो कैपेसिटेंस है ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट है तो Q और V पे डिपेंड क्यों नहीं करता है। इसलिए नहीं करता है क्योंकि हम बात ही यहां से शुरू किए थे कि Q अगर बढ़ाएंगे तो V बढ़ेगा, और Q और V जब साथ में बढ़ता है तो दोनों के बढ़ने का या दोनों के घटने का रेशियो कांस्टेंट होता है, उसी कांस्टेंट को हम कैपेसिटेंस कहते हैं। तो फिर यहाँ पे कैपेसिटेंस क्यों बदलेगा, क्योंकि हमको
कांस्टेंट के नेचर को समझना होगा। देखिए कांस्टेंट बेसिकली दो तरह का होता है, एक जो यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है, एक जो टेम्पररी या लोकल कांस्टेंट होता है। तो यूनिवर्सल कांस्टेंट में बहुत सारे कांस्टेंट्स आते हैं। सबसे बेसिक कांस्टेंट तो आप देखिएगा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, वो कभी नहीं बदलेगा। आप यहाँ रहिए, मार्स में रहिए या जुपिटर में चले जाइए या आप अपने गैलेक्सी के नेक्स्ट एंड में चले जाइए, जी का जो वैल्यू है वो जी का वैल्यू रहेगा जो कैपिटल जी है। लेकिन अगर हम बात करें रेजिस्टेंस, हम बात करें इंडक्टेंस, इन सब जो क्वांटिटीज की बात करते हैं तो ये सारे के सारे क्वांटिटीज लोकल या टेम्पररी कांस्टेंट्स होते हैं। उसी तरह से ये कैपेसिटेंस भी है। तो कैपेसिटेंस कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, जिसमें कि एक होता है साइज। आप एक बात समझिए, इसको आप ऐसे समझिएगा तो ज्यादा बेहतर समझ में आएगी बात। वो क्या, देखिए ये एक बॉटल है, ठीक है। हैंडराइटिंग और ड्राइंग खराब हो सकता है बट कॉन्सेप्ट पर हम लोग ज्यादा फोकस करेंगे। ये एक बॉटल है, इस बॉटल की कुछ कैपेसिटी होगी। मान लीजिए इस बॉटल की कैपेसिटी है 1 लीटर वाटर ये कंटेन कर सकता है, ठीक है। ठीक वैसे ही हम लोग यहां पर एक कैपेसिटर को भी कंसिडर कर लेते हैं। ये कैपेसिटी कुछ चार्ज कंटेन कर सकता है। अब अगर हम यहां पर पानी भरते जाएं तो पानी भरना इज इक्विवेलेंट टू द चार्ज भरना, यहां पर हम चार्ज भरते जाएं, ठीक है। तो क्या चार्ज भरने से इसका कैपेसिटी बढ़ जाएगा? ऐसा हो सकता है क्या? नहीं। क्या पानी भरने से इसका कैपेसिटी बढ़ जाएगा? नहीं। हम यहां पर पानी जब भरेंगे तो ये होगा 100 ml, 200 ml, 500 ml, 800 ml, 1L, मतलब 1 लीटर तक भर गया। 1 लीटर से ज्यादा भर सकता है क्या? नहीं भर सकता है। क्या इसकी कैपेसिटी पानी भरने के साथ बढ़ सकती है? नहीं बढ़ सकती है। तो करेंगे क्या, इसमें 1 लीटर मैक्सिमम पानी आ सकता है, 1 लीटर तक हम इसमें पानी भर सकते हैं। उसी तरह से इसकी कैपेसिटी होती है, हम चार्ज बढ़ाते जाएंगे इसका पोटेंशियल बढ़ता जाएगा, बट अप टू सम लिमिट ये चार्ज कंटेन कर सकता है। अगर इसमें हम अभी और पानी डालते जाएं तब क्या होगा? तो इसमें लीकेज ऑफ वाटर होगा, जिसको आप ओवरफ्लो कहते हैं। उसी तरह से यहाँ पे भी अगर चार्ज पूरा कैपेसिटी से ये भर जाता है, उसके बाद भी अगर आप चार्ज प्रोवाइड करते रहेंगे तो इसमें से चार्ज लीकेज होगा, जिसको ओवरफ्लो ऑफ चार्ज या लीकेज ऑफ चार्ज कहते हैं, ठीक है। लेकिन क्या इसकी कैपेसिटी नहीं बढ़ाई जा सकती है? बढ़ाई जा सकती है। करना क्या होगा? इसका डायमेंशन बढ़ा दीजिए। क्या इस बॉटल की कैपेसिटी नहीं बढ़ाई जा सकती है? बढ़ाई जा सकती है। करना क्या होगा? इसका डायमेंशन बढ़ा दीजिए। आप 1 लीटर का नहीं 2 लीटर का कंटेनर ले लीजिए। उसी तरह से यहाँ पे देखिए कैपेसिटर जो होता है वो शेप और साइज पे डिपेंड करता है। उसके अलावा कुछ और भी है जिसपे वो डिपेंड करता है, वो है मीडियम। जो आप यहाँ पर देख रहे हैं इसमें हम लोग लिखे हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अगर कोई मटेरियल मीडियम यहाँ पर हम लोग अप्लाई कर दें, अगर हम ये पूरे चार्ज को किसी ऐसे जगह पे या कैपेसिटेंस में जो मीडियम होगा उसको हम एयर की जगह कोई और मीडियम से इंट्रोड्यूस कर दें, तब भी इसका कैपेसिटेंस वेरी करेगा। वैसे ही यहाँ पर आप देख रहे हैं ये R है, ये एप्सिलॉन नॉट है। R है रेडियस, तो रेडियस अगर बढ़ा दे तो कैपेसिटेंस भी बढ़ जाएगा। रेडियस कम कर दे कैपेसिटेंस भी कम हो जाएगा। उसी के अकॉर्डिंगली यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि अगर हम परमिटिविटी की वैल्यू को बढ़ाएं या घटाएं तो उसके अकॉर्डिंगली आप देख सकते हैं यहाँ पर कैपेसिटेंस का वैल्यू भी बढ़ेगा या घटेगा। तो ये सब फैक्टर्स है, ये दोनों फैक्टर्स है जिस पे कि कैपेसिटेंस डिपेंड करता है, बट ये दोनों फैक्टर पे कैपेसिटेंस डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग एक एक करके देखते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों के पास आया कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फीयर ऑफ रेडियस r कितना होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, ठीक। तो हम ऐसा मानते हैं कि हमारा जो अर्थ है वो भी परफेक्ट नहीं बट नियर अबाउट एक स्फीयर है। तो हम अब क्या अर्थ के रेफरेंस में कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं? हाँ निकाल सकते हैं। चलिए निकाल के देखते हैं। देखिए ये क्या है हमारा अर्थ, इसका रेडियस r है। और अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर मतलब एक कंट्रोल्ड क्वांटिटी या कंट्रोल्ड थॉट प्रोसेस से अगर हम लोग चलेंगे तो हम लोगों को समझ में आएगा कि कैपेसिटेंस हम लोग अर्थ के केस में कैसे निकाल सकते हैं। तो ये होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या होता है?
8.85 इंटू 10⁻⁻12 और R का वैल्यू क्या होता है 6.4 इंटू 10⁻6 और कैपेसिटेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है फैराड। ठीक है, ये माइकल फैराडे के नाम पे फैराड है। तो 4 इंटू 3.14 इंटू 8.85 इंटू 6.4 इंटू 10⁻, देखिए यहाँ पे -12 है, यहाँ पे 6 है, 6 आ जाएगा। आप अगर ध्यान से देखिएगा तो आपको क्या पता चलेगा पता है, यहाँ पर आपको ये पता -6 सॉरी यहाँ पे -6 होना चाहिए। तो अगर इन सब को आप सॉल्व करते हैं तो आप लोगों को ये पता चलेगा कि कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ कितना आता है। तो वो सॉल्व करने के बाद आपको पता चलेगा ये 711 माइक्रोफैराड आता है, 711 माइक्रोफैराड आता है। ठीक है, तो ये आ रहा है 711 माइक्रोफैराड, यही होता है अर्थ का कैपेसिटेंस। तो एक चीज हम लोग यहाँ पर जानना चाहेंगे, क्या कैपेसिटी, जैसे हम लोग बॉटल की बात कर रहे थे, बॉटल की कैपेसिटी बढ़ानी है तो क्या करना पड़ेगा, बॉटल का साइज बड़ा ले लीजिए। उसी तरह से कैपेसिटेंस की कैपेसिटी बढ़ानी, कैपेसिटर की कैपेसिटी बढ़ानी है तो कैपेसिटर का साइज बड़ा ले लीजिए। तो अगर जितना बड़ा साइज होगा उतना ज्यादा कैपेसिटेंस होगा। बट यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, अर्थ की कैपेसिटी है 711 माइक्रोफैराड। एक बात आप सोच करके देखिए, ये वैल्यू होता है 10⁻⁻6 फैराड, ये -6 के रेंज में है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि पूरे के पूरे अर्थ का कैपेसिटेंस है 711 माइक्रोफैराड, जो बहुत कम है, ये 1 फैराड से बहुत छोटी क्वांटिटी है। तो इसका क्या मतलब है, क्या अर्थ में रहते हुए हम अर्थ से बड़ा गोला बना सकते हैं, इतना बड़ा जिसमें कि पूरे के पूरे गोले का टोटल कैपेसिटेंस 1 फैराड हो जाए? पॉसिबल है? नहीं, पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ, आप ऐसे इसको डिफाइन कर सकते हैं, 1 फैराड अगर हम डिफाइन कर पाए तो हम इस तरह से डिफाइन करेंगे कि 1 कूलम पर वोल्ट, मतलब 1 कूलम चार्ज है पर वोल्ट। तो 1 कूलम चार्ज किसी कैपेसिटर में स्टोर कर देना, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। मतलब 1 कूलम चार्ज बहुत बड़ी क्वांटिटी होती है। हम लोग ने ये चीज पहले भी देखा है कि अगर आप 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड किसी ऑब्जेक्ट से निकाल रहे हैं तो उस ऑब्जेक्ट से जो नेगेटिव चार्ज डिप्रिशिएट कर रहा है, निकल रहा है, कम हो रहा है या डिप्लीट हो रहा है, 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड अगर आप चार्ज को निकाल रहे हैं तो भी उस ऑब्जेक्ट से 1 कूलम चार्ज निकलने में लगभग 198 ईयर्स का समय लगेगा। जबकि आप इलेक्ट्रॉन्स कितने निकाल रहे हैं, 10⁹ मींस 1 के आगे 9 जीरो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहां देखिए, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब, 1 अरब इलेक्ट्रॉन पर सेकंड अगर आप निकालेंगे तो भी 1 कूलम चार्ज निकलने में 198 ईयर्स लग जाएंगे। ये बहुत बड़ा चार्ज होता है 1 कूलम। अब 1 कूलम चार्ज जो इतना बड़ा चार्ज है, इसको स्टोर करने के लिए हमको कितना बड़ा कैपेसिटर चाहिए? तो ऑब्वियसली अर्थ भी उतना बड़ा कैपेसिटर अकेले नहीं है। तो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कैपेसिटर बनाने के लिए या कैपेसिटर को डिजाइन करने के लिए कुछ मैकेनिज्म्स और कुछ टूल्स यूज करते हैं। तो यहाँ पर कैपेसिटर बहुत तरह का होता है, सिरेमिक कैपेसिटर होता है, मेटालिक कैपेसिटर होता है, बहुत तरह का कैपेसिटर होता है। लेकिन डिजाइन वाइज अगर हम जाएंगे तो देखिए कैपेसिटर बेसिकली 3 तरह का होता है। एक होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, एक होता है सिलिंड्रिकल कैपेसिटर, एक होता है स्फेरिकल कैपेसिटर। हम लोगों का जो करिकुलम, पूरा का पूरा करिकुलम फिजिक्स का जो कवर करता है वो है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में जानेंगे। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में हम 2 मेटालिक प्लेट आमने सामने रख देते हैं। ये एक मेटालिक प्लेट है
और ये दूसरा मेटालिक प्लेट है। ये दोनों मेटालिक प्लेट को आमने सामने रख देते हैं। इन दोनों के बीच कुछ डिस्टेंस होता है, उस डिस्टेंस को हम लोग d कह दें। इसका कुछ एरिया होता है, इस एरिया को हम लोग a कह दें। और इस तरह से हम लोग जब दो कैपेसिटर को, दो कंडक्टिंग प्लेट को आमने सामने रख देते हैं, पैरेलली रख देते हैं, तो हम इस अरेंजमेंट को पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कहते हैं। अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात अगर हम कर रहे हैं तो क्या कैपेसिटर जब हम डिजाइन करते हैं तो उसके लिए कोई प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं? जी बिल्कुल करते हैं। तो यहां पर हम लोग एक बात समझ लें कि हाँ, कैपेसिटेंस किसी कैपेसिटर का जब होता है या फिर जब कोई कैपेसिटर को हम डिजाइन करते हैं तो हम कुछ बेसिक नियम को फॉलो करते हैं, कुछ प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। वो प्रिंसिपल क्या है, चलिए इस बात को हम लोग समझते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर या कैपेसिटेंस क्या होता है उसको समझ लें। देखिए फिर से एक बार, कैपेसिटर जो होता है वो एक डिवाइस है और कैपेसिटेंस जो होता है वो कैपेसिटर या डिवाइस की एबिलिटी है कि वो कितनी चार्ज को स्टोर कर सकता है। जैसे बॉटल की एबिलिटी होती है कि वो कितना पानी स्टोर कर सकता है। ठीक है, तो चलिए फिर हम लोग देखते हैं। यहाँ पर मान लीजिए कि ये एक सिंपल प्लेट है जिसको हम लोगों ने देखिए, ये एक सिंपल मेटालिक प्लेट है और ये एक इंसुलेटिंग स्टैंड है। हम क्या करते हैं, ये सिंपल मेटालिक प्लेट जो है इसमें चार्ज देना शुरू कर देते हैं। तो इसमें बहुत सारा चार्ज देते हैं अप टू इट्स मैक्सिमम लिमिट। हम इसमें जितना चार्ज ये ले सकता है उतना चार्ज हम दे देते हैं, दे दिए। इसमें मैक्सिमम लिमिट तक चार्ज दे दिए। इसका चार्ज हम बढ़ाते गए, इसका पोटेंशियल भी बढ़ता गया, बट अप टू सम लिमिट। ऐसा नहीं है कि इसमें इनफाइनाइट चार्ज दे सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग, बॉटल है, बॉटल में पानी भरते गए भरते गए भरते गए अप टू सम लिमिट, उससे ज्यादा पानी आ नहीं सकता। उसी तरह से इस मेटालिक प्लेट में चार्ज देते गए, इसका चार्ज बढ़ते गया अप टू मैक्सिमम लिमिट। अब इसमें ज्यादा चार्ज हम इसको नहीं दे सकते हैं। व्हाट इफ वी सप्लाई कंटिन्यूअसली द चार्ज इवन आफ्टर व्हेन इट गेट्स फुल कैपेसिटी चार्ज? तो क्या होगा, तो होगा यही कि यहाँ पे चार्ज लीक करना शुरू हो जाएगा और हम उसको लीकेज ऑफ चार्ज या ओवरफ्लो ऑफ चार्ज कहते हैं। तो वैसा हम करेंगे नहीं। हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिएगा, इसके सामने एक दूसरा प्लेट इंट्रोड्यूस कर देते हैं, मेटालिक प्लेट, आइडेंटिकल मेटालिक प्लेट। हम इस आइडेंटिकल मेटालिक प्लेट को जैसे ही यहाँ इंट्रोड्यूस करेंगे, नजदीक में ही रखना है, तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज है तो इसके नजदीक ये नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा और इससे दूर यहां पर पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। कुल मिला के अब इस पूरे सिस्टम को ध्यान से देखिए, नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो गया, नेगेटिव चार्ज इंट्रोड्यूस कर दिया गया। तो इससे क्या हुआ, इससे हुआ ये कि पूरे सिस्टम में नेगेटिव चार्ज आने से इसका थोड़ा पोटेंशियल कम हो गया। इसका पोटेंशियल जब कम हो गया, नेगेटिव चार्ज आ गया ना, पॉजिटिव चार्ज से पॉजिटिव पोटेंशियल, नेगेटिव चार्ज से नेगेटिव पोटेंशियल। इस पूरे सिस्टम में पहले यहां पर पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज था, फुल पोटेंशियल। अब उसके बाद यहां पर हम एक प्लेट इंट्रोड्यूस किए, उस प्लेट में इंडक्शन की वजह से यहां पर पूरा पॉजिटिव चार्ज था, तो नजदीक में नेगेटिव चार्ज और दूर में पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो ये आप पूरा सिस्टम में आप देख सकते हैं कुछ नेगेटिव चार्ज आया जो पूरे पोटेंशियल को थोड़ा सा लो कर दिया। थोड़ा सा लो कर दिया मतलब थोड़ा सा नेगेटिव कर दिया। पोटेंशियल कम होने की वजह से हम इसमें थोड़ा सा और चार्ज डिपॉजिट कर सकते हैं। हम फिर इसमें चार्ज डिपॉजिट करके इसका पोटेंशियल बढ़ा सकते हैं। अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं, इसको हम, इसका पोटेंशियल कम हुआ, इसमें हम और चार्ज डाल सके। अब इसमें और चार्ज डाल दिए, तब तक ये पूरा का पूरा फिर से अपने फुल कैपेसिटी से चार्ज हो गया। अब हम क्या करते हैं, इस प्लेट को अर्थ से जोड़ देते हैं, अर्थिंग। ठीक है, अर्थ से जोड़ देते हैं। अर्थ से जोड़ने से क्या होगा, अर्थ को हम एक ऐसा मटेरियल मानते हैं जिसका पोटेंशियल जीरो है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, हम ऐसा मानते हैं, होता है नहीं होता है ये अलग विवाद का विषय है, बट हम ऐसा मानते हैं कि पूरा अर्थ का जो पोटेंशियल है वो जीरो है। तो जीरो पोटेंशियल होने की वजह से ये पॉजिटिव पोटेंशियल जितना भी होता है अर्थ उसको अब्सॉर्ब कर लेता है, ऐसा हम कहते हैं। ठीक है, तो सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज उसमें चला गया। सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज जब उसमें चला जाता है
तो यहां पे फिर केवल नेगेटिव चार्ज बच जाता है। ठीक है, अब केवल नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज गायब हो गया, तो इस पूरे सिस्टम का जो टोटल पोटेंशियल है फिर थोड़ा सा लो हो गया। फिर हम इसमें और भी चार्ज डाल सकते हैं अप टू इंक्रीज इट्स पोटेंशियल। तो इस तरह से हम क्या करते हैं कि दो पैरेलल प्लेट लेते हैं और दोनों आइडेंटिकल प्लेट को पैरेलली फिक्स करने के बाद इसको हम एज अ कैपेसिटर ट्रीट कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में यही बहुत बेसिक प्रिंसिपल है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में हम लोग तो समझ गए हैं। अब हम ये देखेंगे कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में पढ़ें उसके पहले कुछ बेसिक बात याद रखिएगा जो शायद किसी बुक में डायरेक्ट नहीं दिया जाता है, लेकिन फिर भी आप लोगों को ये जानना बहुत जरूरी होगा। कुछ ऐसे टर्म्स होंगे जिन्हें हम लोग यहाँ पर डिस्कस भी करेंगे और डिस्कस करना जरूरी भी है, लेकिन उन टर्म्स को यूज करने से पहले उस टर्म्स के बारे में समझ जाएं। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में पढ़ रहे हैं। देखिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में होता क्या है कि हम दो आइडेंटिकल कंडक्टिंग स्लैब लेते हैं या कंडक्टिंग प्लेट लेते हैं, दोनों को एक दूसरे के सामने रख देते हैं या फिक्स कर देते हैं इस तरह से। ठीक है, और बीच में हवा रहेगा। हम क्या करेंगे, इसको एक बैटरी से जोड़ देंगे। क्यों बैटरी से? क्यों भाई? बैटरी से इसलिए ताकि ये कैपेसिटर चार्ज हो जाए। इस पूरे अरेंजमेंट को यूं कैपेसिटर कहते हैं। दो प्लेट है, आइडेंटिकल प्लेट है, मेटालिक प्लेट है, दोनों एक दूसरे के सामने पैरेलली फिक्स किया गया है। तो इस पूरे के पूरे अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इस कैपेसिटर को हम क्या चीज से जोड़ दिए? बैटरी से जोड़ दिए। बैटरी से जोड़ने से क्या होता है, अब ये बैटरी ही इसको चार्ज करेगी। ठीक है, तो आप एक चीज ऐसे समझिएगा, ये जो प्लेट है इसका नाम R और इसका नाम S रख देते हैं। ठीक, R प्लेट पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, इसलिए इसमें पॉजिटिव चार्ज आएगा, और जो प्लेट नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है उसमें इक्वल अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ऐसा हम कहते हैं, मतलब जस्ट फॉर द सेक ऑफ आवर कन्वीनियंस ऑफ एक्सप्लेनेशन हम ऐसा कह लेते हैं कि पॉजिटिव प्लेट जो होता है उसमें पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव प्लेट जो होता है उसमें नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, अब यहां पर देखिएगा, इस बात को बहुत अच्छे से समझिएगा कि यहाँ पे पूरा पॉजिटिव चार्ज आ गया, यहाँ पे पूरा नेगेटिव चार्ज आ गया, और ये पूरा का पूरा कैपेसिटर चार्ज हो गया। ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब पॉजिटिव प्लेट में जितना पॉजिटिव चार्ज होता है, नेगेटिव प्लेट में उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है। इस बात को याद रखिएगा कि पॉजिटिव प्लेट में जितना पॉजिटिव चार्ज होगा, नेगेटिव प्लेट में उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, पॉजिटिव प्लेट का जो पोटेंशियल होगा, नेगेटिव प्लेट का उतना ही नेगेटिव पोटेंशियल होगा। ठीक है, मतलब इस प्लेट में चार्ज बढ़ता गया, इस प्लेट का पोटेंशियल बढ़ता गया, इस प्लेट में नेगेटिव चार्ज बढ़ता गया, इस प्लेट में नेगेटिव पोटेंशियल बढ़ता गया। ठीक है, अब हम लोग कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में समझ लेते हैं। जब हम बात करते हैं कि पूरे के पूरे कैपेसिटेंस में नेट चार्ज क्या है, नेट चार्ज ऑन द कैपेसिटर, पहला क्वेश्चन क्या है, नेट चार्ज ऑन द कैपेसिटर, ये हमेशा जीरो होगा। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव प्लेट में जितना पॉजिटिव चार्ज होता है, नेगेटिव प्लेट में उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है। तो कुल मिलाकर के जो नेट चार्ज का अमाउंट होता है वो जीरो होता है। तो नेट चार्ज ऑन द कैपेसिटर विल ऑलवेज बी जीरो। दूसरी बात, तो अगर नेट चार्ज हमेशा जीरो होता है तो हम क्यों कहते हैं कि हम कैपेसिटर वैसे डिवाइस को कहेंगे जो चार्ज को स्टोर कर रहा है, यहाँ पे चार्ज स्टोर हो ही नहीं रहा है, कहते हैं ऐसा। असली में हम जब ये कहना चाहते हैं नेट चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज जीरो, बट व्हाट अबाउट द चार्ज ऑन द कैपेसिटर, व्हाट अबाउट द चार्ज ऑन द कैपेसिटर, चार्ज ऑन द कैपेसिटर क्या होता है? तो इस बात को हम लोग हमेशा याद रखेंगे। चार्ज ऑन द कैपेसिटर मींस
charge present on the positive plate, charge present on the positive plate। अगर हम आपसे कहते हैं कि नेट चार्ज कैपेसिटर में कितना होता है, तो नेट चार्ज हमेशा 0 होता है। तो चार्ज वो स्टोर क्या अमाउंट ऑफ चार्ज वो स्टोर कर रहा है, वो जो चार्ज स्टोर कर रहा है वो हमेशा हम लोग कहते हैं चार्ज प्रेजेंट ऑन द पॉजिटिव प्लेट। एग्जांपल के लिए अगर हम इस पूरे के पूरे कैपेसिटर सिस्टम को देखेंगे तो इस पूरे कैपेसिटर में चार्ज कितना, नेट चार्ज कितना है 0, बट चार्ज ऑन द कैपेसिटर कितना है प्लस Q। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट एकदम इजीली समझ में आ रहा है। तीसरे पॉइंट की तरफ आते हैं। तो देखिए तीसरा पॉइंट क्या कहता है कि पोटेंशियल ऑफ कैपेसिटर क्या है, पोटेंशियल ऑफ कैपेसिटर क्या होगा। तो इस बात को भी समझ लीजिए, potential of the capacitor, potential of the capacitor is basically means potential difference between two plates, potential difference between टू प्लेट्स। एग्जाम्पल के लिए इसका पोटेंशियल है प्लस V, इसका पोटेंशियल है माइनस V। पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो हम ऐसे निकालते हैं कि हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल, तो पोटेंशियल जो होगा वो होगा 2V। तो पोटेंशियल ऑफ द कैपेसिटर मींस पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू प्लेट्स। Charge on the capacitor means charge present in the positive plate. Net charge on the capacitor is always 0. तो इस चीज को एक बार आप लोग ध्यान से देख लीजिए और उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसके लिए हम लोग कुछ एक्सरसाइज भी कर लेते हैं, जो अभी तक हम सीखे हैं उसके बारे में समझ लेते हैं कि कैपेसिटर में ये जो जनरल टर्म्स हम लोग यूज करते रहेंगे। जब हम कहेंगे चार्ज ऑन द कैपेसिटर, व्हाट डू वी मीन बाय चार्ज ऑन द कैपेसिटर, इसका सिंपल सा मतलब होता है चार्ज प्रेजेंट ऑन द पॉजिटिव प्लेट। What do we mean by potential of the capacitor? Potential of the capacitor means potential difference between two plates. ठीक है, तो इस पर हम लोग 1-2 क्वेश्चन करते हैं तो फिर समझ में आ जाएगा। चलिए देखते हैं। जैसे कि एग्जांपल लिया जाए, इसमें चार्ज है +3 माइक्रोकूलम -3 माइक्रोकूलम, इसका पोटेंशियल है 6 वोल्ट, इसका पोटेंशियल है -6 वोल्ट। पहला क्वेश्चन व्हाट इज द नेट चार्ज ऑन द कैपेसिटर? 0, बिना कुछ सोचे 0। दूसरा क्वेश्चन What is the charge on the capacitor? Charge present in the positive plate. तो पॉजिटिव प्लेट का जो चार्ज है वो कितना है 3 माइक्रोकूलम। तीसरा क्वेश्चन What is the potential of the capacitor? Potential of the capacitor means potential difference between two plates. 6 वोल्ट -6 वोल्ट, डिफरेंस कैसे निकालेंगे? बड़ा पोटेंशियल माइनस छोटा पोटेंशियल, कुल मिला के पोटेंशियल कितना निकला +12 वोल्ट। सो +12 वोल्ट इज द पोटेंशियल ऑफ कैपेसिटर। तो इस तरह से हम लोग एक बेसिक टर्म सीख गए कि जब भी हम कहेंगे नेट चार्ज या टोटल चार्ज ऑन द कैपेसिटर तो क्या होगा, चार्ज ऑन द कैपेसिटर क्या होगा। जब हम कहते हैं चार्ज ऑन द कैपेसिटर, दैट सिंपली मींस चार्ज स्टोर्ड इन द पॉजिटिव प्लेट। और उसके बाद पोटेंशियल ऑफ द कैपेसिटर, दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू प्लेट्स। तो चलिए हम लोग आगे बढ़े। जब हम इतना सीख गए हैं तो अब हम आगे का काम कर सकते हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को समझ सकते हैं। तो देखिए हम लोग जब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में सीखेंगे तो हम बेसिकली यही सीखेंगे कि उसको कैपेसिटेंस को निकालते कैसे हैं। मींस हम जब भी किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को डिजाइन करेंगे तो कौन कौन से मैकेनिकल टूल्स और मैथमेटिकल टूल्स को यहाँ पर इम्प्लाई करेंगे, मतलब अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर देखा जाए, देखिए ये है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर।
पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो है, इसमें ये जो दोनों प्लेट्स हैं इसका एरिया क्या है, ए, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो है डी, है कि नहीं? ठीक है। अब हम लोगों को करना क्या है, हम लोगों को इसका कैपेसिटेंस निकालना है। तो कैपेसिटेंस निकाल के देखते हैं कि क्या होगा, बात समझ रहे हैं? तो चलिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का हम कैपेसिटेंस निकालेंगे उस केस में जब इन दोनों प्लेट्स के बीच में एयर मीडियम है। तो टॉपिक क्या होगा, चलिए हम लोग लिख लेते हैं। देखिए इसका टॉपिक होगा capacitance of the parallel plate capacitor with air between the plates। ठीक है, कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ एयर बिटवीन द प्लेट्स, इन दोनों प्लेट्स के बीच में क्या है, एयर है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। चलिए ठीक है। तो सबसे पहले अपने मन में एक बात याद रखिएगा, कैपेसिटेंस निकालने का यूनिवर्सल फॉर्मूला एक ही है। वो क्या है, वो है कैपेसिटेंस इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट वोल्ट। अब ये चार्ज कौन सा चार्ज है, अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा, चार्ज ऑन द कैपेसिटर मींस चार्ज प्रेजेंट ऑन द पॉजिटिव प्लेट। तो मान लिया गया कि हम इस कैपेसिटर को चार्ज करते हैं तो ये पूरा का पूरा जो प्लेट है यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। इस पे प्लस क्यू चार्ज है, इस पे माइनस क्यू चार्ज है। ठीक है, इसका जो पोटेंशियल है V है और इसका पोटेंशियल माइनस V है। तो हमको पोटेंशियल भी कैलकुलेट करना होगा, पोटेंशियल हम कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें चार्ज निकालना है। तो आप खुद ही अब बता सकते हैं, चार्ज निकालना भी नहीं पड़ेगा, चार्ज आप खुद ही बता सकते हैं। इसमें इस कैपेसिटर का टोटल चार्ज क्या है, 0। इस कैपेसिटर में चार्ज क्या है, चार्ज ऑन द कैपेसिटर क्या है, या चार्ज स्टोर्ड ऑन द कैपेसिटर क्या है, प्लस क्यू। ठीक है, तो हम लोग एक काम करें, पहले पोटेंशियल निकाल लेते हैं। तो पोटेंशियल हम लोग यहाँ पे जनरल सेंस में V लिखे हैं, बट एग्जैक्टली हमें ये पता करना होगा कि ये पोटेंशियल है कितना। तो पोटेंशियल हम पता करें उसके लिए कुछ बेसिक बात समझ लीजिए। एग्जाम्पल के लिए ये देखिए पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है। हमें पता है कि पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज तक एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो नहीं दिखता है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहां पर जा रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रहा है, जाने दीजिए। तो इस वजह से इन दोनों प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और ये है प्लेट का होता है फाइनाइट थिकनेस। अब आप लोग याद कीजिए, जब हम लोग गॉसेस लॉ पढ़ रहे थे तो गॉसेस लॉ का 3 एप्लीकेशन था। उस एप्लीकेशन में एक एप्लीकेशन था कि जब थिन शीट की वजह से हम लोग, थिन चार्ज शीट की वजह से हम लोग गॉसेस लॉ अप्लाई करके इसके अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते थे। थिन शीट के केस में तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता था सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे 2 होगा क्योंकि ये थिन शीट है, और 1 होगा अगर वो थिक शीट है। अगर वो थिक शीट हो जाता, देखिए अगर ये थिक शीट हो जाता तब जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता वो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाता सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। जहां सिग्मा क्या है, सिग्मा है सरफेस चार्ज डेंसिटी। इसमें जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वही सिग्मा है। तो यहां पर एक चीज आप देख सकते हैं, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, है कि नहीं। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। चलिए बहुत अच्छी बात है कि इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। अब हम लोग बात करते हैं, आप ध्यान से देखिएगा, पोटेंशियल इज इक्वल टू,
इसको अगर डायरेक्ट लिख दे तो सही नहीं रहेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू पोटेंशियल बाय डिस्टेंस बिटवीन बोथ द प्लेट्स। पोटेंशियल ऑन द कैपेसिटर डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन बोथ द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। हम लोग ये फॉर्मूला बहुत पहले से जानते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? पोटेंशियल ग्रेडियंट। हम लोग पहले भी जानते थे। देखिए यहां पर V का किसी भी इंडिपेंडेंट पॉइंट चार्ज के लिए V का वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R। और उसी इंडिपेंडेंट चार्ज के लिए, जैसे ये कोई चार्ज है R डिस्टेंस पे, ये कोई पॉइंट P है, ठीक है, ये चार्ज है और ये पॉइंट P है, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल ये होगा और इसी पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर। बोलिए होगा कि नहीं? हाँ भाई बिल्कुल होगा। तो आगे एक सेकेंड, हाँ तो आगे क्या? तो आगे ये कि हम एक काम करते हैं, ये जो आप R स्क्वायर लिखे हैं, इस R स्क्वायर को हम मिटा देते हैं। ध्यान से देखिएगा करने वाले क्या है। R स्क्वायर को हमने मिटा दिया और यहाँ पे 1/R लिख दिया। वेल एंड गुड, कोई दिक्कत नहीं है। इस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R को हमने क्या नाम दिया है? V। तो E इज इक्वल टू क्या होगा? V बाई R। सो सिमिलरली यहाँ पर E इज इक्वल टू क्या होगा? V बाई D, पोटेंशियल बाई डिस्टेंस। ठीक है, तो यहां पर हम पोटेंशियल बाई डिस्टेंस लिख देते हैं। अब देखिए तो V इक्वल्स क्या होगा? ED। V इक्वल्स क्या होगा? ED। E का वैल्यू क्या है? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट D। सिग्मा क्या होता है? सिग्मा होता है चार्ज पर यूनिट एरिया। तो एक बात बताइए, यहां पे चार्ज कितना है? Q, एप्सिलॉन नॉट लिख देते हैं। एरिया कितना है इस प्लेट का? A, और यहाँ पे D लिख देते हैं। देखिए सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट का मतलब Q बाई एप्सिलॉन नॉट A, तो सिग्मा मतलब होता है Q बाई A। ठीक, तो हम लोगों ने पोटेंशियल निकाल लिया। हम लोगों को चार्ज कितना है वो भी पता है, तो कुल मिलाकर के हम लोगों को ऑलमोस्ट सारी की सारी जानकारी है। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं? अब हम लोग कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं। तो कैपेसिटेंस निकालने का दुनिया में एक ही फॉर्मूला होता है, चार्ज बाई पोटेंशियल। चार्ज कितना है? तो Q ही है। पोटेंशियल कितना है? तो यहाँ पर हम लोगों ने निकाला है। कितना निकाला है? QD बाई एप्सिलॉन नॉट A। Q कैंसल्ड एंड फाइनली कैपेसिटेंस इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई D। बोलिए सही है? सो दिस इज कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ एयर मीडियम बिटवीन द प्लेट्स। ठीक है, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ एयर मीडियम बिटवीन द प्लेट्स। तो ये हो गया एप्सिलॉन नॉट A बाई D। आप फिर से एक चीज देख सकते हैं कि कैपेसिटेंस जो फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है वो डिपेंडेंट फैक्टर है क्या? वो है एरिया ऑफ द प्लेट। एरिया ऑफ प्लेट मतलब प्लेट का एरिया जितना बड़ा कर दीजिए कैपेसिटेंस उतना ही ज्यादा हो जाएगा। दूसरा है डिस्टेंस बिटवीन बोथ द प्लेट्स। लेकिन ये दोनों कैसे रिलेटेड है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मींस अगर दोनों का प्लेट की डिस्टेंस बढ़ा दी जाए तो दोनों के बीच जो कैपेसिटेंस है, मतलब दोनों प्लेट का जो टोटल कैपेसिटेंस है वो कम हो जाएगा। तो इस तरह से एरिया बढ़ाएंगे तो हम लोगों को कैपेसिटेंस बढ़ेगा। अगर हम लोग D मतलब डिस्टेंस दोनों प्लेट के बीच का बढ़ाएंगे तो कैपेसिटेंस घट जाएगा। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। यही करना है। ठीक, देख लीजिए एक बार। तो बहुत अच्छी बात। हम लोग यहाँ पर तक क्या देखें? हम लोग यहाँ पर देखें कि किस तरह से जो चार्ज कैपेसिटर होता है, चार्ज कैपेसिटर को चार्ज करते हैं, उसी चार्ज को कितना कंटेन कर सकता है, उसकी कैपेसिटी क्या है, वो कैसे निकालेंगे? तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटी हम लोगों ने निकाला जो होता है एप्सिलॉन नॉट A बाई D। ए क्या है? एरिया ऑफ द प्लेट। D क्या है? डिस्टेंस बिटवीन बोथ द प्लेट्स। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं। तो अब हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर देखेंगे।
कॉम्बिनेशन ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, तो चलिए हम लोग कॉम्बिनेशन देखते हैं। आप लोगों ने 10 क्लास में देखा था क्या कि कैसे हम लोग रेजिस्टर जो होता है उसको कंबाइन करते हैं। तो कॉम्बिनेशन का जो बेसिक सिस्टम होता है उसमें आप दो तरह का सिस्टम अप्लाई करते हैं। कौन कौन सा? एक सीरीज, एक पैरेलल। ठीक उसी तरह से यहाँ भी सीरीज और पैरेलल हम लोग कर सकते हैं। हालांकि तीसरे तरह का भी जो कॉम्बिनेशन है वो पॉसिबल है, जिसको मिक्स कॉम्बिनेशन कहते हैं। तो वो मिक्स कॉम्बिनेशन इसी पैरेलल और सीरीज का थोड़ा सा हाइब्रिड फॉर्मेट है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। देखिए हम लोग इन दोनों को कंपैरेटिवली अगर पढ़ेंगे तो ज्यादा आसानी से समझेंगे। ठीक है, देखिए यहां पर तो हम लोग एक साथ पढ़ते हैं। यहां पर पैरेलल, सीरीज। तो पहले पैरेलल के केस में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसका फिगर बना लेते हैं। ठीक है, ठीक। और यहां पे हम लोग 3 क्यों लिखे, 2 ही लिख देते हैं। तो C1 C2। नेक्स्ट उसके बाद अब हम लोग आते हैं। देखिए हम लोग सबसे पहले इसको देखेंगे कि कॉम्बिनेशन को डिराइव कैसे करते हैं। और सबसे मजेदार बात यह है कि आप लोगों के लिए यहाँ पे एक सरप्राइज है। वो क्या? वो ये कि जब हम रेजिस्टेंस में सीरीज कॉम्बिनेशन देखते हैं तो वहां पर सीरीज R1 R2 R3 होता है। तो हम कहते हैं कॉम्बिनेशन का जो रेजिस्टेंस होगा वो होगा R1 प्लस R2 प्लस R3। यहाँ पे ये देखिएगा आप कि इसका जस्ट उल्टा होगा। तो हम लोग देखते हैं, चलिए। तो यहां पर आप देख सकते हैं ये बैटरी क्या करेगा, ये बैटरी इन दोनों कैपेसिटर को चार्ज करेगा। ठीक है, ये देखिए यहां पर यहां तक करंट आया और उसके बाद फिर एक कुछ करंट इधर गया, कुछ इधर गया। तो यहां पर दोनों को अलग अलग करंट मिलता है, इसलिए दोनों को अलग अलग चार्ज मिलेगा। ये हो गया प्लस Q1 प्लस Q2। माइनस लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि जब भी हम कहते हैं चार्ज ऑन द कैपेसिटर देन वी कंसीडर चार्ज प्रेजेंट ऑन द पॉजिटिव प्लेट। ठीक है, अब यहां पर देखिए एक चीज, ये दोनों पैरेलली कनेक्टेड है। तो दोनों के केस में जो पोटेंशियल होगा वो तो सेम होगा। आप लोग इस बात को हमेशा याद रखिएगा, जहां करंट स्प्लिट करता है वहां पोटेंशियल सेम रहता है, जहां पोटेंशियल स्प्लिट करता है वहां करंट सेम रहता है। यहां पर हम लोग एक एग्जांपल से इसको समझ लेते हैं। R1 R2 करंट देखिए यहां से स्प्लिट कर जाएगा। करंट अगर स्प्लिट करेगा तो इन दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल सेम है। यहां करंट स्प्लिट नहीं कर रहा है, तो करंट अगर सेम है तो इन दोनों के बीच पोटेंशियल सेम नहीं रहेगा। यहां पे पोटेंशियल V1 होगा, यहां पे पोटेंशियल V2 होगा, बट इसके अक्रॉस पोटेंशियल सेम रहेगा। आपको एक बात बता दें, वो अगर बात आप जानेंगे तो शायद आप इस पोटेंशियल के कॉन्सेप्ट को या पोटेंशियल स्प्लिटिंग के कॉन्सेप्ट को कभी नहीं भूलेंगे। वो क्या है? वो ये कि पोटेंशियल जो होता है वो डिपेंड करता है कि कितना सारा नंबर ऑफ नोड्स या कनेक्शन पॉइंट है। एग्जांपल के लिए मान लीजिए तो यहां पर हम लोग देखेंगे। देखिए करंट ऐसे करके आता है, फिर करंट 3 पार्ट में बढ़ जाता है। एक I1 है, एक I2 है, एक I3 है। बोलिए है कि नहीं? ये क्या है? I3 है। बहुत अच्छा।
अब सुनिए, यहाँ पर हम लोग जब भी पोटेंशियल की बात करते हैं, देखिए यहाँ पे 3 करंट हो गया, मतलब एक करंट जो था यहाँ से जो आ रहा था आई, और वो 3 करंट में बढ़ गया है, तो 3 करंट में स्प्लिट हुआ है। तो पोटेंशियल क्यों स्प्लिट नहीं करेगा? क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा किसी भी 2 पॉइंट के बीच में निकालते हैं। यहाँ पे टोटल अवेलेबल पॉइंट्स कितना है या कनेक्शन पॉइंट कितना है? ये एक एंड है जहां पे तीनों रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, ये दूसरा एंड है जहां पे तीनों रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। तो नंबर ऑफ पोटेंशियल जो होता है वो हमेशा होता है नंबर ऑफ नोड्स -1, नंबर ऑफ नोड्स -1। यहाँ पे नंबर ऑफ नोड्स कितने हैं? 2, तो 2 - 1 मीन्स 1, यहाँ पे एक ही पोटेंशियल होगा। ठीक है, यहां पर देखिए देखिए यहां पर 4 रेजिस्टर लगा हुआ है। 4 रेजिस्टर्स के अबाउट जो नंबर ऑफ नोड्स है वो कितने हैं? 1 2 3 4। नंबर ऑफ नोड्स कितने हैं? 4। तो नंबर ऑफ पोटेंशियल्स कितने होंगे? 4 - 1 कितना हुआ? 3। मतलब इसके अक्रॉस V1, इसके अक्रॉस V2, इसके अक्रॉस V3। तो इसका मतलब है कि सीरीज में करंट जब नहीं बढ़ता है तो वोल्टेज बढ़ जाता है, पैरेलल में करंट जब बढ़ जाता है तो वोल्टेज नहीं बढ़ता है। ये पैरेलल कनेक्शन है। यहाँ पे पॉइंट कितने हैं? 2 ही पॉइंट है, 2 ही कनेक्शन पॉइंट है। तो 2 कनेक्शन पॉइंट के अक्रॉस कितने पोटेंशियल होंगे? एक ही पोटेंशियल होगा, है कि नहीं? तो ये बेसिक बात आप लोग याद रखिएगा और चलिए हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, है कि नहीं? ये सीरीज को हम लोग अच्छे से लिख दें। हाँ, तो ये हो गया पैरेलल कॉम्बिनेशन, वो हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन। यहां तक आप देख सकते हैं कि ये आई आया, ये 2 पार्ट में स्प्लिट हुआ, I1 I2। I1 जिस कैपेसिटर के पास गया उसको Q1 चार्ज दे दिया, I2 जिस कैपेसिटर के पास गया उसको Q2 चार्ज दे दिया। दोनों के बीच का जो पोटेंशियल है वो कांस्टेंट है, वो है V। यहां पर आते हैं, देखिए ये है करंट I, सेम करंट I सबके पास गया और यही करंट I फिर से नेगेटिव इलेक्ट्रोड में इन कर रहा है। ठीक है, वो भी ठीक है। यहाँ पे 1 2 3 4 कितना नंबर ऑफ जॉइंट्स है या कितना नंबर ऑफ कनेक्शन पॉइंट है? 4। तो पोटेंशियल कितने होंगे? 3। तो यहाँ पर देखिए 3 पोटेंशियल है। तो पहला पोटेंशियल को V1 मान लेते हैं, दूसरा पोटेंशियल को V2 और तीसरा पोटेंशियल को V3 मान लेते हैं। ठीक, अब यहां पर देखिए एक चीज कि करंट सब में सेम गया है, इसलिए करंट सबको सेम अमाउंट ऑफ चार्ज भी देगा, सबको सेम अमाउंट ऑफ चार्ज देगा। तो यहां पे देखिए चार्ज स्प्लिट किया है, पोटेंशियल वही है, चार्ज सेम है, पोटेंशियल स्प्लिट किया है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनिए, सबसे मजेदार बात अब स्टार्ट होता है इसका एनालिसिस। एनालिसिस क्या कहता है? अगर जो भी क्वांटिटी चार्ज या कैपेसिटेंस में जो भी क्वांटिटी स्प्लिट करता है उसको जोड़ दीजिए। इसमें 3 ही स्टेप है, इससे ज्यादा स्टेप नहीं है। पहला स्टेप है जो भी बंटता है, जो भी स्प्लिट करता है उसको जोड़ दीजिए। चलिए जोड़ के देखते हैं। यहां पे बट क्या रहा है? चार्ज। पोटेंशियल तो सेम है ना, तो जो चार्ज है उसको हम ऐसे लिख देंगे, टोटल चार्ज इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2। यहां पे बढ़ता क्या है? स्प्लिट क्या होता है? पोटेंशियल। तो हम लोग यहां पे बोलेंगे टोटल पोटेंशियल इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। ये था पहला स्टेप। पहला स्टेप क्या कहता है? जो बढ़ता है उसको जोड़ दीजिए, जो स्प्लिट होता है उसको जोड़ दीजिए। दूसरा स्टेप क्या है? जिसको जोड़े हैं उसको हटा दीजिए। कहने का मतलब यहां पर आप देख सकते हैं कैपेसिटेंस इज इक्वल टू Q/V होता था, है ना? तो अगर Q की जगह हमको कुछ पुट करना रहा तो हम CV पुट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए Q की जगह हम क्या पुट करेंगे? CV। Q1 कहाँ है? C1 में। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? C1V, क्योंकि इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना है? V। Q2 कहाँ है? C2 में। इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना है? सेम, V। यहाँ पर देखिए इसी फॉर्मूले से अगर हम क्या बताएं कि जो बढ़ता है उसको जोड़ दीजिए, दूसरा स्टेप है जिसको जोड़े उसको हटा दीजिए। यहाँ पे हम लोग Q को जोड़े थे, Q को हटा दिए, एलिमिनेट किए। वैसे ही पोटेंशियल को जोड़े, पोटेंशियल हटाएंगे। तो पोटेंशियल की जगह क्या लिखेंगे? Q/C। क्या लिखेंगे?
Q बाई सी। V1 कहाँ है? Q बाई C1। Q इसका चार्ज है, Q सबका चार्ज है, बाकी ये क्या है? C1। उसी तरह से V2 Q बाई C2, V3 Q बाई C3। कुल मिलाकर के इन सब में हम लोग चार्ज तो वही रहेगा, तो चार्ज तो हम लोग यहाँ पे Q ही मानेंगे। तो सारे चार्ज को कॉमन लेके काट दें, तो यहाँ पे आता है 1 बाई सी इक्वल्स 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3। यहाँ पे देखिए सारे के सारे V को कॉमन लेके काट दें, तो C इक्वल्स C1 प्लस C2। इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि जब भी हम पैरेलल कॉम्बिनेशन करेंगे तो जितना भी कैपेसिटर होगा सबको सिंपली जोड़ देंगे ताकि हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मिल जाए। जब भी ये सारे के सारे कैपेसिटर सीरीज में जुड़े होंगे तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इस फॉर्मूला का यूज करेंगे 1 बाई सी इज इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3 एंड दिस इज हाउ वी कैन गो फॉर कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, जो कि कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस जो कि रेजिस्टेंस से बिल्कुल अलग है, बिल्कुल उल्टा है, रादर राइट से बिल्कुल उल्टा है। वहां पे मतलब रेजिस्टेंस के केस में सीरीज में जो रिजल्ट आता था यहां वही पैरेलल में रिजल्ट आता है। तो इसको एक बार देख लीजिए। चलिए, तो अब हम लोग कुछ न्यूमेरिकल भी इससे रिलेटेड बना लेते हैं। तो हम लोगों ने कॉम्बिनेशन देखा, हम लोगों ने ये भी देखा कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो होता है उसका कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, एक्सप्रेशन क्या होता है। अब हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स बनाएंगे। चलिए देखते हैं प्रॉब्लम क्या है। तो यहाँ पर मैं प्रॉब्लम लिखता भी जाऊंगा और उस तरह से हम इसे डिस्कस भी करते जाएंगे। ठीक, यहाँ पे बोल रहा है 3 capacitors of equal capacitance when connected in series have net capacitance C1 and when connected in parallel have net capacitance C2. What is the value of C1 by C2? ठीक है, 3 capacitors of equal capacitance हम यहाँ पर लिख ही देते हैं। ठीक, three capacitors of equal capacitance when connected in series have net capacitance C1 and when in parallel net capacitance C2। फाइंड C1 बाई C2, यही क्वेश्चन है। चलिए इसको हम लोग देखते हैं, ये क्या कह रहा है इसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए यहां कहता है 3 कैपेसिटर्स है इक्वल इन कैपेसिटेंस, तो मान लिया जाए कि 3 कैपेसिटर है, तीनों का कैपेसिटेंस है C। ठीक है, तो when connected in series have net capacitance C1, तो 3 कैपेसिटर है, तीनों को हम लोग सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं, ये C। अब इसका जो नेट कैपेसिटेंस है वो कितना है, वो है C1। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1 बाई C1 इक्वल्स 1 बाई C प्लस 1 बाई C प्लस 1 बाई C। क्योंकि ये सीरीज में कनेक्टेड है तो हम इसे ऐसे करेंगे, तो ये कितना आएगा 3 बाई C। तो C1 इक्वल्स कितना आया, C बाई 3। सो कंसिडर दिस एज इक्वेशन नंबर 1। अब यही 3 कैपेसिटर जब पैरेलली कनेक्टेड हैं तो इसका कैपेसिटेंस आता है C2। तो पैरेलली कनेक्टेड जब होंगे इस तरह से,
जब पैरेलली कनेक्टेड होंगे इस तरह से सी, क्योंकि ये बोला है कि इक्वल कैपेसिटेंस है तो तीनों सी पैरेलली कनेक्टेड हैं, तो तीनों का जो वैल्यू होगा, जो C2 आ रहा है वो होगा C प्लस C मीन्स 3C। ये भी ठीक है। इक्वेशन नंबर 2। नाउ वी नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस रेशियो का वैल्यू क्या होगा। तो C1 बाई C2 इक्वल, C1 का वैल्यू क्या है C बाई 3, C2 का वैल्यू क्या है 3C, तो C1 बाई C2 C कट जाता है, ये आंसर आता है 1/9 एंड दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट दिस। ये एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है और जस्ट बाय अप्लाइंग द बेसिक रूल ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर हम लोग ये आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, आते हैं अब अपने दूसरे सवाल में, चलिए देखते हैं। तो हम लोगों को करना क्या है, हम लोगों को यहाँ पर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे निकालेंगे वो देख लेते हैं। तो पहले एक प्रॉपर क्वेश्चन को हम रीड आउट कर दें। 3 कैपेसिटर्स C1, C2 and C3 are connected to a 6 volt battery as shown in the figure and this is the figure. Find the charges on the 3 कैपेसिटर। हमें क्या करना है, चार्ज निकालना है। चलिए चार्ज निकाल करके देखते हैं। तो हम लोग एक चीज पहले करेंगे, क्या करना यह है कि पहले इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालेंगे। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने के बाद हमारे पास कैपेसिटेंस इज इक्वल टू होता है चार्ज बाय पोटेंशियल। पोटेंशियल का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है। पोटेंशियल का सोर्स क्या है, तो सोर्स है बैटरी, 6 वोल्ट का बैटरी, तो वही 6 वोल्ट है। चार्ज हमें निकालना है, तो अगर हमें यहाँ पर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मिल गया तो चार्ज निकालना आसान हो जाएगा, है कि नहीं। तो चलिए हम लोग एक काम करें, यहाँ पर देखिए क्या करते हैं। यहां से यहां तक देखिए करंट जो भी है आई, वही करंट यहां पे गया। इस जगह पर आकर के करंट दो पार्ट में स्प्लिट हुआ। स्प्लिट हुआ का मतलब ये दोनों एक दूसरे के साथ पैरेलली कनेक्टेड है। तो पैरेलली अगर कनेक्टेड हैं तो इसको क्या हम ऐसा नहीं लिख सकते हैं, देखिए ध्यान से, क्या इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं। ये C3 है, तो इसको भी मिटा दें और इसको इस तरह से बना दें। और ये जो C3 है ये भी कितना है 5 माइक्रोफैराड। बहुत अच्छी बात। तो देखिए 5 माइक्रोफैराड कनेक्टेड इन पैरेलल। तो हम इसको सिंपली जोड़ देंगे तो हमें एक सिंपल कॉम्बिनेशन मिल जाएगा। ये C1 था जो 10 माइक्रोफैराड का था। अब यहां पर हम लोगों को पैरेलल कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मिल गया। दोनों को जोड़ना होगा क्योंकि दोनों पैरेलली कनेक्टेड हैं। कितना हो गया 10 माइक्रोफैराड, और ये दोनों मिल करके 6 वोल्ट बैटरी से कनेक्टेड है। अब ये दोनों कैसे कनेक्टेड है, सीरीज, कैसे पता चला। यहां तक करंट आई पहुंचा, यहां भी करंट आई है, यहां भी करंट आई है। मींस दोनों कैपेसिटर को सेम करंट प्रोवाइड हो रहा है। दैट मींस कहीं कोई करंट का स्प्लिट नहीं हुआ। स्प्लिट नहीं हुआ है तो दोनों सीरीज में है। सीरीज को हम कैसे डील करते हैं, तो यहां पर देखिए, तो सीरीज के केस में हम कैसे डील करते हैं, 1/C इक्वल्स 1/C1 प्लस 1/CP, यही CP है। तो 1/C इक्वल्स 1/C1 कितना है 10, 1/10 प्लस 1/10 दैट इज 2/10 इक्वल्स 1/5। सो ऑल इन ऑल वी कैन से द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस विल बी 5 माइक्रोफैराड। ठीक है, 5 माइक्रोफैराड है। तो अब इसका हम लोग फाइनल, यहां पर देखिएगा, फाइनल डायग्राम बना दें। ये जो C इक्विवेलेंट है, ये है कितना 5 माइक्रोफैराड। ये वोल्टेज कितना है 6 वोल्ट। तो टोटल चार्ज कितना होगा, तो टोटल चार्ज इज इक्वल टू होगा CV। C का वैल्यू कितना है 5 × 10⁻⁻6 फैराड। V का वैल्यू कितना है 6 वोल्ट। कुल मिलाकर के चार्ज कितना है
30 इंटू 10⁻⁻⁶ कूलम, ये हो गया टोटल चार्ज। अब सवाल हम लोग देखेंगे। देखिए सवाल क्या बोलता है, सवाल बोलता है 3 capacitors C1, C2 and C3 are connected to a 6 volt battery as shown in the figure. Find the charges on the 3 capacitor. तो हम लोगों को क्या करना है, चार्ज निकालना है कि तीनों कैपेसिटर में इंडिविजुअली चार्ज जो है वो है कितना। ठीक है भाई, अच्छी बात। तो हम लोग जब यहां पर चार्ज निकालते हैं तो इंडिविजुअल चार्ज निकालेंगे। ठीक है, तो यहां पर चलिए हम लोग देखते हैं टोटल चार्ज कितना है यहां पर 30 कूलम। चलिए देखते हैं 30 माइक्रो कूलम जिसको कह सकते हैं। तो इनिशियली ये इस तरह से कनेक्टेड है, तो ये हो गया C1। देख लेते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली। ये है C1 जो है 10 माइक्रोफैराड, ये है C2 जो है 5 माइक्रोफैराड और ये है C3 जो है 5 माइक्रोफैराड। जो टोटल हम लोगों को यहां पर चार्ज प्रोवाइड हुआ है वो कितना है 30। तो यहां पर देखिए ये जो करंट है इसको कितना देगा, इसको पूरा का पूरा 30 माइक्रो कूलम चार्ज देगा। अब यही करंट जब आगे बढ़ता है तो ये दोनों कैपेसिटेंस सेम है तो दोनों में अमाउंट ऑफ करंट भी इक्वली डिवाइड होगा। ये I/2, ये I/2, तो इसको जो भी चार्ज मिला है Q, इसको वही चार्ज हाफ और हाफ मिलेगा, मींस दोनों को 15 माइक्रोकूलम। तो C1 कैपेसिटर को कितना चार्ज मिला 30 माइक्रोकूलम, C2 और C3 को कितना चार्ज मिला उसका हाफ कितना 15 माइक्रोकूलम। एंड दिस इज हाउ वी कैन इजीली सॉल्व दिस। तो इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन से रिलेटेड और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जिन्हें हम लोगों को कंसेक्यूटिव क्लास में देखना है। तो आज हम लोग कैपेसिटर के ये सारे के सारे थ्योरी के पार्ट्स और इसके कुछ न्यूमेरिकल्स देखे। अब नेक्स्ट कैपेसिटर के वीडियो में हम लोग इसमें एडवांस लेवल के कॉम्बिनेशंस भी देखेंगे। उसके बाद फिर हम लोग कैपेसिटेंस निकालेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, बट दिस टाइम ये एयर मीडियम की जगह कोई और डाइलेक्ट्रिक मटेरियल हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे बिटवीन बोथ द प्लेट्स। और उस समय हम लोग देखेंगे कि क्या होता है कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। फिर हम लोग इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कुछ एडवांस वर्जन का प्रॉब्लम भी डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, बाय बाय।